हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया, ऑल गुड। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो हो गई होगी और रिविजन्स चल रहे होंगे बहुत अच्छे से। होप सो आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और सारे टॉपिक्स जो कंप्राइज करते हैं मैक्सिमम मार्क्स के उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका कोच मेंटर वाई के त्रिपाठी फ्रॉम वाई के त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता, और मैं आपको आज रिवीजन कराऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जो कि काफ़ी बड़ा है। और उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं बहुत कम समय में सारी बातें कह दूंगा आपसे और अच्छे से रिवीजन कराऊंगा आपको। तो सबसे पहले जो लोग इस चैनल पर पहले से हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि आप शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगा। शेयरिंग इज केयरिंग, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बार वीडियो को का पहला सेकंड भी आप देख रहे हो तो पहले सेकंड देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना, और जो बेल आइकन होता है उसमें ऑल वाला ऑप्शन जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे हमारे यहाँ से। और भी हम लोग बहुत क्वालिटी कंटेंट लेकर के आएंगे। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट लेकर ही आता है और कुछ नहीं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट 14 सेकंड हो गए हमारे, और हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। चले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो बेटा एप्लीकेबिलिटी, ये एएस सभी एंटरप्राइजेस पर एप्लीकेबल है। ये एएस सभी एंटरप्राइजेस पर एप्लीकेबल है। ये एएस सभी एंटरप्राइज ये एएस सभी एंटरप्राइजेस पर एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज बोल रहा है, सभी एंटरप्राइजेस पर एप्लीकेबल है ये एएस। मीनिंग क्या होता है पीपीई का? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, देखो ना। प्रॉपर्टी एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजेबल एसेट, एक होता है इनटेंजेबल एसेट। तो टेंजेबल एसेट जो हमारा होता है ना, एसेट्स, एक होता है टेंजेबल एसेट्स, एक होता है इनटेंजेबल एसेट। तो इनटेंजेबल एसेट के लिए एएस नंबर 26 बना हुआ है, और टेंजेबल एसेट के लिए एएस नंबर 10 बना हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब है कि अ टेंजेबल आइटम विल बी कॉल्ड पीपीई इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? ये दो कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि टेंजेबल एसेट, टेंजेबल आइटम विल बी कॉल्ड पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हम लोग यहाँ पर एसेट को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कब माना जाएगा? किसी भी टेंजेबल आइटम को, फिर से कह रहा हूँ, किसी भी टेंजेबल आइटम को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कब माना जाएगा बेटा? इफ इट इज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यूज इन, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम किसी भी टेंजेबल आइटम को हेल्ड करके रखे हैं, अपने पास रखे हैं, बिजनेस में रखे हैं, और वो आइटम जो है हमारा प्रोडक्शन करता है या सप्लाई करता है गुड्स को या सर्विसेज को। सीधी सी बात है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास इतनी ज़्यादा मशीनें जो है, ये सब क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए यूज होती है। तो ये सारे का सारा मेरे लिए क्या है? पीपीई है। समझ रहे ना? वैसे ही किसी कंपनी में कोई टेंजेबल आइटम जो है, अगर वो प्रोडक्शन करता है तो वो क्या है? पीपीई है। समझ रहे हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पहला कंडीशन आपको समझ आएगी। पहला कंडीशन क्या बोला? हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा कंडीशन क्या रहा है? हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स। मतलब कोई भी एसेट, कोई भी टेंजेबल आइटम अगर हम हेल्ड करते हैं, हमारे पास पड़ा हुआ है, और उसको मैं रेंट पे लगाता हूं, ठीक है, उससे रेंट कमाता हूं। जैसे कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को मैं रेंट पे लगाया, तो वो कहलाएगा क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको बोलते क्या? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो होती है ना, इंडियास एएस नंबर 10 में डील होती है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एएस नंबर 10 में अब डील होती है। फिर से करो, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स। अगर हम किसी को रेंट में देने के लिए रखें तो वो भी एएस 10 में डील होगा। तीसरा, हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज, हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई एसेट, कोई टेंजेबल आइटम अगर हम यूज कर रहे हैं, और वो उस यूज करने से हमारा जो बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेनिफिट मिल रहा है। मतलब बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन करने का मतलब बिजनेस को मेंटेन करने में बेनिफिट मिल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? टेंजेबल, वो हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएगा। जैसे मान लो किसी कंपनी में सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ है, ठीक है, तो वो सेंट्रलाइज एसी प्रोडक्शन फैक्ट्री में तो लगा नहीं है, लेकिन सेंट्रलाइज एसी ऑफिस में लगा हुआ है। अब वो सेंट्रलाइज एसी मान लो 15 लाख का एसी है, सेंट्रलाइज एसी,
अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग उस एसी से ठंडा होते हैं और अच्छे से काम करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, वो भी क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो कंडीशन वन क्या बोल रहा है, कंडीशन वन बोल रहा है कि टेंजेबल आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कब कहलाएगा, जब वो यूज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, दूसरा हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स है, तीसरा हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, तो याद रखना, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स, तीसरा हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। तो पहला कंडीशन बेटा ये रहा, पहला कंडीशन ये रहा। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ। अच्छा, जो यूज का पीरियड होगा ना, मतलब उसका इंश्योरेंस लेवल जो होगा ना, वो क्या होगा, मोर देन 12 मंथ का होगा, मतलब 12 महीने से अधिक यूज होगा वो, ठीक है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई, देखो इंस्टीट्यूट के मैट में एकदम क्लियरली लिखा हुआ ये बात, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट के मैट में लिखा उसको मैंने क्लियरली लिखा ताकि सिंपल लैंग्वेज में लिखा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए बेटा, ठीक है। पहला कंडीशन क्या हो गया, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा क्या हो गया, हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स, तीसरा हो गया हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस। कंडीशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, बोला 12 महीने से अधिक ये यूज होगा। अच्छा, तो ये कंडीशन हो गया। अच्छा, एक चीज आपसे छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस का मतलब क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस का यहां मतलब है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस का यहां मतलब है इंक्लूड ऑल बिजनेस पर्पजेस, मतलब बिजनेस के सारे पर्पज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज कहलाएंगे, ठीक है। और पीपीई अगर उसमें यूज हो रहा है, मतलब कोई भी एसेट अगर उसमें यूज हो रहा है, कोई भी टेंजेबल आइटम अगर उसमें यूज हो रहा है, तो वो पीपीई कहलाएगा। जैसे पीपीई वुड इंक्लूड ऑल एसेट्स यूज्ड फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको ना फॉर्क लिफ्ट दिखता है, फॉर्क लिफ्ट मतलब ये फॉर्क लिफ्ट, उससे क्या होता है, सामान को उठाया, वो गाड़ी जैसा होता है, ठीक है। 10 12 15 20 आपको गाड़ी दिखेगा जिसमें ऐसा दो ऐसा खपच्ची निकला रहता है सामने में, ठीक है, जैसे हाथी के दांत निकले रहते हैं, वैसे वो क्या रहता है कि उससे क्या होता है, सामान ऐसे उठाया जाता है, उठा करके ऐसे लेकर कहीं और रख दिया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड फोक लिफ्ट, ठीक है। अब ये फॉर्क लिफ्ट जो है ना, वो क्या है, ये फॉर्क लिफ्ट जो है क्या है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है, प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा। तो आप बोलेंगे भैया इसको क्यों हम पीपीई माने, क्यों एसेट माने, लेकिन इसको एसेट माना जाएगा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है, क्योंकि वो सामान को डिस्पैच करने में मदद कर रहा है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मतलब फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में अगर कोई चीज़ ऐसा यूज हो रहा है तो वो उसको भी हम क्या कहेंगे, एसेट ही कहेंगे। पर्सनल एंड अदर फंक्शंस मतलब अगर मान लो कोई भी हमने ऐसा मशीनरी लगा रखा है, जैसे मान लो वो लॉग इन लॉग आउट का मशीनरी होता है, ठीक है, पंचिंग मशीन, तो वो सब क्या है, लॉग इन लॉग आउट वाला, वो पर्सनल डिपार्टमेंट मतलब एचआर डिपार्टमेंट लगा हुआ रहता है। अब मान लो किसी कंपनी में वो 2.5 करोड़ का वही लगा हुआ है, पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रॉपर्ली लगा हुआ, तो भी क्या है, एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज का मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, या फिर पर्सनल या अदर कोई डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, तो वो सबका सब क्या कहलाएगा, एसेट ही कहलाएगा। एंड एसेट बॉट फॉर एनवायरमेंटल सेफ्टी पर्पज वुड ऑल्सो बी पीपी, मतलब अगर आप कभी ना किसी फैक्ट्री वगैरह में जाएंगे, कहीं भी किसी फैक्ट्री वगैरह में जा रहे होंगे, तो कोई अगर फैक्ट्री पूरी तरह ढकी हुई है ऊपर से, तो ऊपर में देखेंगे ना गोल गोल ऐसा चक्का ऐसा घूमता रहता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वो उसको कहते हैं हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है वो। मतलब अंदर से जो गैसेस निकलती है ना, या फिर जो भी कुछ निकलता है, तो जो हवा बाहर जाती है, फैक्ट्री से बाहर जाती है, वो कंट्रोल, वो मतलब पॉल्यूटेड एयर नहीं जाती है, वो फ्रेश एयर जाती है अंदर से, मतलब वो प्योरीफाई होकर के जाती है बाहर, वो क्या, वो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, तो वो भी इक्विपमेंट का कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। तो आपको मैंने एसेट के बारे में बहुत कुछ बताया, ठीक है। अब आ जाना, ये हमारा नोट नंबर 2 था, मीनिंग ऑफ पीपी, पीपी का मतलब क्या हुआ, नोट नंबर 3। अब बात करूंगा कौन कौन से एसेट जो है ना पीपीई में नहीं आते हैं, कौन कौन से एसेट जो है पीपीई में नहीं आते हैं। तो पीपीई में नहीं आने वाले जो एसेट है ना, वो कौन कौन से एसेट है, देखना जरा। बोला फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड अंडर AS10, बोला कि कुछ कुछ एसेट्स हैं जो पीपीई में नहीं आते हैं। पहला है बायोलॉजिकल एसेट्स, ये नया चीज आप सुन रहे होंगे, जैसे मान लो पहले ये सब नहीं था, जब ये AS10 जब रिवाइज होकर के आया ना, उसके बाद से ये सब नई चीजें आने लगी इसके अंदर में। बायोलॉजिकल एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स, दो चीजें जो है पीपीई में नहीं आती हैं। बायोलॉजिकल एसेट्स मतलब लिविंग एनिमल्स, ट्रीज एंड प्लांट्स को लोग बायोलॉजिकल एसेट्स बोलता है। लिविंग एनिमल, ट्रीज एंड प्लांट्स, जैसे हाथी, घोड़ा, खच्चर, ये सब क्या है, लिविंग एनिमल्स है। ये सब अगर रख रहे हैं तो आप, ये बायोलॉजिकल एसेट्स है। इसके लिए AS10 में कोई जगह नहीं है, AS10 में इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, ये AS10 के स्कोप से बाहर है, ठीक है। इनके लिए अलग से NDS बना हुआ, या फिर AS वगैरह इनका फॉर्मुलेशन में है।
ट्रीज एंड प्लांट्स, बोला कि प्लांट वगैरह जो होता है, ट्री वगैरह हो जाए, पेड़ पौधा, ये सब भी AS10 में नहीं आता है। लेकिन 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 रुक जाना, थोड़ी देर रुक जाना। बियरर प्लांट्स, बियरर प्लांट्स, देखो बोला अदर देन बियरर प्लांट्स, इसका मतलब है कि बियरर प्लांट्स जो होंगे ना, बियरर प्लांट्स AS2 पर AS10 में आएंगे। अब आप पूछोगे भैया ये बियरर प्लांट्स क्या होता है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में इसके बारे में। फिर से बोल रहा हूँ, AS10 किस किस पर एप्लीकेबल नहीं होता। पहली नंबर चीज कौन सी होगी बेटा, फटाफट बोलो। पहली नंबर चीज होगी बायोलॉजिकल एसेट्स, और दूसरी नंबर चीज होगी वेस्टिंग एसेट्स। तो वेस्टिंग एसेट्स और बायोलॉजिकल एसेट्स पर AS नंबर 10 एप्लीकेबल नहीं होता है। वेस्टिंग एसेट्स और बायोलॉजिकल एसेट्स पर AS नंबर 10 एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट्स मतलब लिविंग एनिमल्स और प्लांट एंड ट्रीज। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब क्या हो गया, वो एसेट्स जिनको यूज करने से उनकी वैल्यू क्या होती है, डिप्लीट होती है। कोल माइंस वगैरह, डिप्लीशन आपने CA फाउंडेशन में पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा बहुत। देखो वेस्टिंग एसेट्स इंक्लूडिंग मिनरल राइट्स, मिनरल निकालने का अधिकार जब लेते हैं 100 साल के लीज पे, 50 साल के लीज पे खरीदते हैं, वो क्या होता है, इसके अंदर नहीं आता है। एक्सपेंसेस ऑन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, एक्सपेंसेस ऑन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। देखो मैं बता रहा हूं ये क्या होता है। जब हम पता करते हैं ना, मान लो समंदर में कूदे हम लोग, ठीक है, और कूद के पता लगा कि भाई कहां से तेल निकल रहा है, कहां से तेल निकल रहा है, तो वो आदमी जो समंदर में कूद के पता लगाएगा, कि कूद के पता लगा मतलब एक टीम होती है, एक डिपार्टमेंट होता है, एक एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, जो पता लगाते हैं कहां से तेल निकल रहा है, वो इंजीनियर होते हैं, ठीक है। तो जो कूद कर पता लगाएगा उसको बहुत पैसा वो लोग लेते हैं, तो उस पर जो खर्चा होता है पैसा, वो भी क्या है, वो मिनरल निकालने के लिए खर्चा हो रहा है। तो मिनरल निकालने के लिए मिनरल कहां मिलेगा, खोजने का खर्चा और प्लस मिनरल निकालने का खर्चा, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस का कोई भी खर्चा इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। सिमिलर नॉन जनरेटिव रिसोर्सेज, ठीक है, बोल रहा है कि इनकी तरह और भी कोई रिसोर्सेज होंगे तो वो नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। नाउ व्हाट, इट्स वेरी हाई टाइम टू अनरैप द बायोलॉजिकल एसेट्स। मतलब बेरर प्लांट क्या होते हैं, बेरर प्लांट का मतलब समझो क्या होता है। पहली बात है, बेरर का मतलब क्या है, वन हु बेयर्स, मतलब जो बेयर का मतलब क्या होता है, भार उठाना। तो कोई भी ऐसा पेड़ है, ठीक है, जिसमें फल फ्रूट लगते हैं, ठीक है, फल होते हैं, और वो जो फल होता है उसको बेच करके पैसा कमाना है, ये मकसद है, उसको बेच करके पैसा कमाना है, ये मकसद है। तो वो मकसद जो हुआ ना, वही कहलाए, वो मकसद जो हुआ, जिस मकसद से आप पेड़ रखें, वो उस मकसद से जब पेड़ रखें आप, वो पेड़ कहलाएगा बेरर प्लांट। जैसे मान लो कश्मीर वगैरह जाओगे तो सेब की खेती होती है, तो सेब के पेड़ होते हैं, ठीक है। अब वो जो सेब के पेड़ होते हैं, वो मान लो किसी का सेब का बगीचा है, उसके 100 पेड़ है, ठीक है, 100 पेड़, तो वो पेड़ किस लिए रखा है सेब का, वो पेड़ बनता सिर्फ इसलिए रखा है कि उस पेड़ से जो सेब निकलेंगे, उस सेब को बेच बेच करके वो पैसा कमाएगा। क्या उस पेड़ को काट करके लकड़ी बेचेगा क्या, नहीं, वो उस पेड़ से सेब को जो है ना बेच बेच करके पैसा कमाएगा, जो उसका फल होगा। तो कह रहा है कि जो उसका फल होगा, अगर उसको बेच के पैसे कमाने का आप सोच रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वो प्लांट कौन सा हो गया, बेरर प्लांट हो गया, और वो AS10 के अंदर आएगा, वो AS10 के अंदर आएगा, ठीक है। देखो क्या डेफिनेशन बोला है, इट इज अ प्लांट दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स। मतलब वो फल जो रहेगा ना, उस फल को 12 महीने, मतलब वो जो फल होगा उस फल को 12 महीने से अधिक, 12 महीने से अधिक वो पेड़ पर रखेगा, ठीक है, ऐसा। हैज अ रिमोट लाइकलीहुड दैट इट विल बी सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। इसका मतलब क्या, मैं बताता हूं आपको। बोला पहले तो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज होगा वो प्लांट, और वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेयर करेगा मोर देन 12 मंथ्स। तीसरा बोल रहा रिमोट लाइकलीहुड होगी, मतलब इतना श्योर है, मतलब प्रोबेबिलिटी इतनी हाई है कि वो उस पेड़ से निकले हुए फल को बेचकर ही पैसा कमाएगा, ना कि लकड़ी को काट के पैसा कमाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो पेड़ क्या कहलाएगा, बेरर प्लांट कहलाएगा, उस पर AS10 एप्लीकेबल होगा। लास्ट में एक लाइन बोल रखा है इन्होंने कि एक्सेप्ट इंसिडेंटल सेल स्क्रैप सेल्स। अगर मान लो पेड़ बूढ़ा हो गया, ठीक है, या किसी वजह से पेड़ को सांप ने काट लिया, सांप ने ऐसा सांप काटा कि पेड़ एकदम जहर हो गया, ठीक है, या कोई बगल से गुजर रहा है, बोला कितना बढ़िया पेड़ है, बस पेड़ कल सूख गया, समटाइम्स होता ऐसा कुछ हो गया। अब वो पेड़ से कुछ नहीं होगा, तो क्या करेंगे,
अब उस पेड़ को काटा जाएगा, वहां से जगह खाली की जाएगी, उसका जो लकड़ी निकला जाएगा उसको या तो रख लो या तो बेच दो, जो करना मन करे कर लो, ठीक है। मान लो बेच के कुछ आ गया 1000-2000, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये छोटा सा काम हो गया तो इस छोटे से काम होने के चलते हम लकड़ी बेच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम बेरर प्लांट नहीं मानेंगे। बेरर प्लांट कब, मतलब लकड़ी कब बेच रहे हैं, जब वो पेड़ जो है फल देने के लायक नहीं रहा तब बेच रहे हैं। जब फल देने के लायक है तब उसे फल ले रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सिर्फ किस इंसिडेंटल केसेस में उसकी लकड़ी को बेचेंगे, हम स्क्रैप सेल करेंगे बस, नहीं तो फल ही बेचेंगे, इसका मतलब बेरर प्लांट है। कौन कौन सी चीजें बेरर प्लांट नहीं है देखो ना। बोला प्लांट हार्वेस्टेड एज एग्रो प्रोड्यूस, ठीक है। कह रहा है कि अगर मान लो कोई भी ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर, लंबर का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। बोल रहा है कोई भी ऐसा पेड़ जिसको हम लगाते हैं इसलिए कि उसको बेच, उसकी लकड़ी को बेच के पैसा कमाएंगे, तो वो बेरर प्लांट नहीं हो, क्योंकि वो एक तो बेयर नहीं कर रहा है फ्रूट, ठीक है, और दूसरी बात है उसको जो बेयर नहीं कर रहा फ्रूट, इसका मतलब वो ऐसे बेरर प्लांट नहीं हुआ, सीधी सी बात है। तो इसका इसमें कौन आता है, टीक आता है। टीक के पेड़ जानते हैं आप, सागौन के पेड़ जानते हैं आप, इनकी लकड़ियां बड़ी महंगी आती हैं, ठीक है। पाइन ट्री होती है, तो ये सब क्या होता है, ये सब लकड़ियों के लिए घर में, जैसे गांव वगैरह में जाएंगे ना तो पता नहीं क्या पेड़ होता है, सफेद रंग का होता है, ठीक है, उसको क्या नाम बोलते हैं हमको याद नहीं आ रहा, पाइन ट्री बोलते हैं शायद उसको, ठीक है। तो इन सब पेड़ों की लकड़ियां जो है ना काम आती है, बड़ी सॉफ्ट लकड़ी होती है उसकी। तो बोले टीक, सागौन, पाइन ट्री, इन सब की जो लकड़ी है उसको बेच के क्या कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। तो वो क्या है, वो बेरर प्लांट नहीं है बेटा, ठीक है। दूसरा कौन सा प्लांट बेरर नहीं है, देखो प्लांट कल्टीवेटेड फॉर फ्रूट्स एंड लंबर बोथ, मतलब कोई ऐसा पेड़ लगाया लगाएगा जिसका फल काट के बेच दिया, फिर जैसे फल काट लिया सारा का सारा, अब उस पेड़ को भी काट दिया, काट के लकड़ी भी बेच दिया, ठीक है। मतलब मुर्गी ने अंडा दिया, अंडा खाया, फिर मुर्गी को भी काटा, मुर्गी को भी खाया, ठीक है, इस तरह का कहानी हो गया। तो अगर कोई पेड़ ऐसा है जो फ्रूट भी दे रहा है और उस तुरंत फ्रूट देने के बाद उसके लकड़ी को भी काट के बेच दे रहा है, तो भाई इसका मतलब है कि वो बेरर प्लांट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ फल बेचेंगे तो बेरर प्लांट है, ठीक है। एनुअल क्रॉप्स, मतलब धान गेहूं का पेड़ है, एक तो 12 महीने, वो तो आप बोलेंगे भैया तो धान गेहूं का पेड़ है, पेड़ मतलब नहीं पौधा ही होता है बेसिकली, तो आप बोलेंगे भैया वो भी तो बेरर प्लांट है, उसका भी तो हम लोग धान से क्या बनाते हैं, चावल, गेहूं से क्या बनाते हैं, आटा, मतलब उसको भी निकाल के हम लोग बेचते वगैरह हैं। लेकिन नहीं, वो 12 महीने से अधिक होल्ड करके नहीं रखता, ठीक है। तो उसको एनुअल क्रॉप्स बोलते, तो वो नहीं आता है इसमें। तो 3 तरह के क्रॉप्स जो है ना वो बेरर प्लांट में नहीं है। कौन कौन से, जो जिसका सिर्फ लकड़ी बेचना है, दूसरा जिसका फ्रूट लकड़ी दोनों बेचने का अपना मन है, और तीसरा जो एनुअल क्रॉप्स है, मेज, वीट्स, ये सब, ठीक है। आ जाए तो हमारा नोट नंबर 4 में आता है नाउ। अब हम रिकॉग्नाइज करेंगे पीपी। बोला पीपीई कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहले तो आपको सिखाया कि भाई पीपीई होता क्या है, फिर बताया कि भाई पीपीई के स्कोप में कौन कौन नहीं आता है, फिर मैंने बताया आपको कि पीपीई के स्कोप में जो नहीं आता है उसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो आता है, मतलब बेरर प्लांट के बारे में बताया मैंने आपको। फिर उसके बाद में मैंने एक छोटी सी बात आपसे करी है, एक सेकंड रुकना जरा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी बात आपसे करी है कि भाई बेरर प्लांट के बारे में बात करिए। फिर अब मैं आपसे बात करूंगा ये जो एसेट है ना बुक्स ऑफ अकाउंट में कब लिखे जाएंगे। रिकॉग्निशन का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट में कब लिखे जाएंगे, मेजरमेंट का मतलब है किस वैल्यू पर लिखे जाएंगे। रिकॉग्निशन और मेजरमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट के बुक्स वगैरह में देखेंगे, इंस्टीट्यूट के बुक्स वगैरह में बहुत टफ लैंग्वेज होता है, पता नहीं चलता, आदमी पढ़े तो ऐसा जान दे ऐसा लगता है। रिकॉग्निशन और पीपी कब बुक्स में लिखे जाएंगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा मेजरमेंट और पीपी कब उसकी कितनी वैल्यू होगी बुक्स में लिखे जाएंगे तब। तो मैंने रिकॉग्निशन मेजरमेंट एक साथ ही पढ़ा दिया, आ जाना। बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। मैं बचपन से पढ़ा रहा हूँ बच्चा लोग को कि भाई प्रोबेबल इकोनॉमिक फ्यूचर बेनिफिट होगा तभी एसेट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो देखो यहाँ बोल भी दिया वो कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, जिसका कॉस्ट हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। मतलब रिलायबली मेजर करने का मतलब क्या है, सारे फैक्ट्स एंड एविडेंसेस हमारे पास होंगे और वो फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के बेसिस पर हम कॉस्ट को इजीली मेजर कर पाएंगे। तो वो क्या बोलते हैं, रिलायबली मेजर, मतलब उसकी वैल्यू जो है ना वो एकदम रिलायबल फैक्ट्स एंड फिगर पर बेस्ड है। पीपी कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी, बोला पीपी का कॉस्ट हम बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी लिखेंगे जब इट इज प्रोबेबल दैट, यह संभावना है कि वो भविष्य में हमारे को कैश फ्लो देकर के जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात है कि यह
वो जो हमारा जो पीपीई है उसके कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं। अगर कॉस्ट को रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे हैं, कॉस्ट निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर लिखने का मतलब ही नहीं है। तो दो आइटम हो गए रिकॉग्निशन को लेकर के। अब देखो रिकॉग्निशन किस किस तरह से होता है, एक होता है इनिशियल रिकॉग्निशन, एक होता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अब आप पूछेंगे भैया इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? बोलता है जब एसेट खरीदा ना तो किस वैल्यू पर लिखेगा, जब एसेट बनाया ना तो किस वैल्यू पर लिखेगा, जब एसेट एक्सचेंज किया ना तो किस वैल्यू पर लिखेगा। समझ रहा? इसको बोलते हैं क्या? इनिशियल रिकॉग्निशन। जब पहली बार एसेट्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहा है तो किस वैल्यू पर लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। उसके बाद में एसेट में कुछ ना कुछ खर्चा होता है, कुछ चेंज होता है, कुछ ऊपर नीचे होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो उस एसेट को उस वाले खर्चे को कैसे मेजर करेंगे। जैसे मान लो मैंने ना, मेरे बगल में एक स्क्रीन है, ठीक है, सोनी ब्राविया 4K टीवी है, तो अराउंड ये मेरे को 70-80 हज़ार का टीवी पड़ा है, तो इसका ना जो स्क्रीन का पैनल है वो खराब हो गया अचानक से, एंड इट वॉज इन वारंटी पीरियड, ठीक है, तो इसको मैंने चेंज कराया। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैनल इफ वारंटी हैड बिकम वर्ड। तो बोला कि भैया अगर वारंटी नहीं रहता तो आपको 30,000 पड़ता। तो इसका मतलब है कि अगर ये 30,000 पड़ता मेरे को, तो हमको उसके कॉस्ट में ऐड करना पड़ता 30,000 रुपया। तो यही क्या है, ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन है। समझ रहे हैं आप? मतलब जो एसेट है उस एसेट को पहली बार खरीदा तो एक वैल्यू पर लिखा, फिर डेप्रिसिएशन चलते आ रहा, फिर भविष्य में कुछ खर्चा वगैरह आपने करा तो उस खर्चे वगैरह को कैसे मेजर करेंगे। समझ रहे? वो होता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। समझ आया बात अभी? तो बोला कि इनिशियल रिकॉग्निशन करने का तरीका क्या है। इनिशियल रिकॉग्निशन हम करते हैं कॉस्ट मॉडल पे। कॉस्ट मॉडल, हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए। पहली बार जब बुक्स ऑफ अकाउंट में खर्चा एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं तब कॉस्ट मॉडल करते हैं, ठीक है। देखो ये जो क्लास है थोड़ा सा रिवीजन क्लास थोड़ा बड़ा जाएगा, क्योंकि ये जो ईयर्स है हमारा लिटरली थोड़ा बड़ा है और समझाने को बहुत कुछ है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो सके मैं दूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ बात नहीं करूँगा, एग्जाम्पल्स लेकर के एक दो चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, तब तक आपके ब्रेन में ना ये चीज़ें एंटर नहीं करेंगी, ठीक है, जगह नहीं बनाएंगी। तो थोड़ा आप इसको मैनेज करना। इफ़ यू फील कि भाई स्पीड थोड़ी कम है सर की, तो आप स्पीड बढ़ा लेना, एंड इफ़ यू फील की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ी स्पीड कम कर लेना, लेकिन मैं इसी स्पीड से चलूँगा, ठीक है। आ जाओ। इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट मॉडल पर रिकॉग्नाइज करेंगे जब पहली बार एसेट बुक्स में आएगा तब। दूसरी बात, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा तो कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, जो मॉडल होगा उस मॉडल पे हम रिकॉग्नाइज करेंगे उसको, ठीक है, जो मॉडल होगा उस पर रिकॉग्नाइज करेंगे। और पहले हम इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करते हैं बेटा। इनिशियल रिकॉग्निशन देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी नोट्स हैं ना वो एकदम सुंदर तरीके से ढंग से इसमें बना कर डाल दूं, ताकि आपको किसी भी तरह की तकलीफ, दिक्कत, परेशानी, कुछ भी तरह का ऐसा चीज ना आए, है ना। बोला इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग केसेस। बोला देखो ना मैंने बना रखा कि एसेट्स कितने तरफ से कितनी तरह से बुक्स में आते हैं, तो हम इनिशियल रिकॉग्निशन जो होगा ना कितने कितने तरह के से एसेट हम खरीदते हैं, उस तरह पे इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करते हैं वो बात करूंगा मैं, ठीक है। आ जा पहली बात, पहला केस, व्हेन एसेट इज परचेज्ड या अक्वायर्ड बाई पेइंग कैश। जब हम जाकर दुकान में जाते हैं, जाकर के एसेट खरीदते हैं कैश दे करके, तो भाई एसेट को हम कैसे बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। देखो जरा, बोला उसका कॉस्ट इंक्लूड होगा, द कॉस्ट ऑफ ए पीपीई इंक्लूड्स परचेज प्राइस, तो कॉस्ट ऑफ ए पीपीई इंक्लूड परचेज प्राइस, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, बोल रहा कि कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगा वो भी आएगा, परचेज प्राइस आएगा, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, आ जाओ, बोला परचेज प्राइस, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तीसरा, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज। डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो जब एसेट को बना लिया, ये बड़ी बड़ी चीज़ों में काम आती है, जब एसेट को बना लिया, अब एसेट को हटाना है, हटाने के लिए जब यूज वगैरह हो गया, हटाने के लिए लाइफ पूरी हो गई, हटाने के लिए खर्चा करते हैं, ठीक है। तो बोला उसकी प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ लिखना है,
उसकी प्रेजेंट वैल्यू को यहां पर लिखना है, पीवी को। खैर, तो कॉस्ट ऑफ ए पीपी, जब हम एसेट खरीद कर लाएंगे तो उसके कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? पहला परचेज प्राइस बोला, दूसरा एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरा डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन, सिमिलर लायबिलिटीज, ये सब बोला इंक्लूड होगा। एक्सक्लूड क्या क्या होगा? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस, बोल रहा है कि अगर आप नया बिजनेस ओपन किए हैं या फिर एसेट मान लो खरीद कर लेकर आए हैं और एसेट के इनॉग्रेशन के लिए कोई खर्चा किए हैं, इनॉग्रेशन के लिए, तो इनॉग्रेशन के लिए जो खर्चा किए हैं वो खर्चा कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, स्टार्टअप कॉस्ट, आप कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने का जो भी खर्चा होगा वो एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट है या प्रमोशन। तीसरा बोल रहा है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, मतलब उस एसेट को चलाने के लिए जो स्टाफ ट्रेनिंग दी आपने वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। एडमिन एंड जनरल ओवरहेड, वो कॉस्ट में नहीं ऐड होगा। रिलोकेशन कॉस्ट, मतलब ऑफिस को शिफ्ट कर रहा है, शिफ्टिंग कॉस्ट, न्यू लोकेशन पर जाने का कॉस्ट, वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा एसेट के। ठीक है, तो एसेट के कॉस्ट में क्या क्या नहीं ऐड होगा? इनॉग्रेशन कॉस्ट है, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट है, स्टार्टअप कॉस्ट जिसको बोलते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड है, एंड रिलोकेशन का शिफ्टिंग कॉस्ट है, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। जो इंक्लूड होगा ऊपर मैंने लिखा है। और यहां मैंने एक चार्ट बना रखा है, कॉस्ट ऑफ पीपीई, बोला कॉस्ट ऑफ एसेट या पीपीई इज दैट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पीपीई बेसिकली। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो प्रॉपर्ली, परचेज प्राइस आएगा, उसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस नॉन रिफंडेबल और ऑन विच क्रेडिट इज नॉट अलाउड, मतलब आपने जीएसटी वगैरह पढ़ लिया होगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर पढ़ा होगा तो ठीक है। तो बोल रहा है कि जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, नॉन रिफंडेबल है, वो खाली इसमें ऐड होगा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, रिबेट माइनस होगा, ठीक है, प्लस एनी खर्चा इनकर्ड टू ब्रिंग दी एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, कोई भी खर्चा जो एसेट को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन पर लाने के लिए खर्च होगा वो इसमें ऐड होगा, जैसे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बोला, ठीक है, जैसे फ्रेट वगैरह हो गया। डिसमेंटलिंग एक्सपेंसेस जो होगा वो ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट डायरेक्टली अराइजिंग फ्रॉम द एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पीपीई, ये ऐड होगा। ये सब नाम है, लिख लो। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, जहां एसेट इंस्टॉल होगा उसका प्रिपरेशन कर रहा है वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ पीपीई, ये तो ऐड हो गई, बचपन से सीख रहे हैं। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग यानी ट्रायल रन कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस पेड टू इंजीनियर्स, ये सब क्या होगा, ऐड होगा। तो इतने सारे खर्चे जो है ना कॉस्ट में क्या होंगे, ऐड किए जाएंगे। उसके बाद आना, तो पहला हेडिंग हमने क्या पढ़ा बेटा कि व्हेन एसेट एक्वायर्ड बाय पेइंग कैश, अगर हम कैश देकर के एसेट खरीद रहे हैं तो फिर उसका जो कॉस्ट होगा वो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने समझाया कि उसका कॉस्ट हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखेंगे। दूसरा हेड, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, अगर मान लो हमारा एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, हमारा एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है मतलब हमने खुद कमीशन किया, एसेट को खुद बनाया है, तो उसमें क्या क्या ऐड होगा, जो मटेरियल लगा है बनाने में वो सारा का सारा ऐड होगा, सारा का सारा मटेरियल ऐड होगा, सारा का सारा लेबर ऐड होगा, सारा का सारा ओवरहेड जो भी लगा है, ये ओवरहेड क्या होगा, एलोकेटेड ओवरहेड होना चाहिए, एलोकेटेड ओवरहेड ऐड होगा। एलोकेटेड लेबर, जो इसमें लेबर लगा है वही ऐड होगा, सारा मटेरियल जो लगा है वो ऐड होगा, माइनस कोई इंटरनल प्रॉफिट हमने कमाया होगा तो हम उसको माइनस करेंगे, याद रखना ये बात, कोई भी इंटरनल प्रॉफिट हमने कमाया होगा तो उसको माइनस करेंगे। तीसरा हेड, कॉस्ट ऑफ एसेट इफ पेमेंट इज डिफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज एसेट्स। बुक में लैंग्वेज लिखी थी तो मैंने लिखा क्योंकि सवाल जब पूछेंगे तो वो हो सकता है वो इसी लैंग्वेज से सवाल पूछते हैं, समझ रहे हैं। तो बोला कि ऐसा एसेट जिसका क्रेडिट पीरियड जो है ना डिफर हो रहा है नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से, मतलब अगर मान लो किसी से आप एसेट खरीदेंगे तो आप उसको अगर उधार में ही खरीद रहे हैं तो उससे कितने दिन का ही एसेट ले लेंगे आप क्रेडिट, उसको बोलेंगे भैया हमको 2 महीने का क्रेडिट दे दिया, वो 2 महीने का क्रेडिट दे दिया आपको, चलो उधार दे दिया 2 महीने का, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अब वो आपको अगर मान लो 15 महीने का उधार दे रहा है, 18 महीने का उधार दे रहा है, इसका मतलब ये उधार नहीं है, ये उधार के रूप में क्या है, ये उधार के रूप में लोन है। तो बोला हायर परचेज किया हुआ कोई एसेट होगा डिफर्ड, जिसका पेमेंट डिफर्ड होगा नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से, उस एसेट को बुक्स में कितने कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो देखो लिखा है मैंने, कॉस्ट ऑफ एसेट इक्वल टू कैश प्राइस। आप हायर परचेज पढ़ रखे हैं तो कैश प्राइस पढ़ रखे हैं और कैश प्राइस पे रिकॉर्ड होगा बेटा। इंटरेस्ट कॉस्ट कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा, पीएल में ट्रांसफर होगा, और इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज तभी होगा जब AS 16 अलाउ करेगा। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ एसेट में तब जोड़ेंगे जब AS 16 बोलेगा, और AS 16 आप पढ़ रखे हैं अच्छे से,
कि क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो कंडीशन सारा का सारा है। ठीक है, आ जाओ केस नंबर 4, पीपीई अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट। अगर मान लो पीपीई मतलब मैंने कोई एसेट दे करके एसेट खरीदा, ठीक है, एसेट दे के एसेट खरीदा, अदला बदली वाला ट्रांजैक्शन, तो बोला इसको कब रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखना, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू अनलेस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप एंड टेकन अप इज मेजर्ड रिलायबली। बोल रहा है कि कोई भी एसेट अगर हम एक्सचेंज में खरीदेंगे तो उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे अनलेस उसका कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कमर्शियल सब्सटेंस जो है ना लैक करता हो। मतलब कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है चेंज इन कैश फ्लो, मतलब कि अगर कोई एसेट हम एसेट दे करके कोई एसेट खरीद रहे और उस एसेट के आने से मेरी कंपनी के कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मेरी कंपनी के कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कैश फ्लो नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि उसको फेयर वैल्यू पे नहीं लिखा जाएगा। फिर से, अगर फेयर वैल्यू मेजर्ड रिलायबली है तो फेयर वैल्यू पे लिखा जाएगा। तो इसका लिखने का क्या ट्रीटमेंट होगा, किस पे लिखेंगे, रिकॉर्ड कैसे होगा, जो रिकॉर्ड होगा वो एसेट गिवन अप, मैंने जो एसेट दिया, और एसेट टेकन अप, जो एसेट लिया, इन दोनों में जिसका फेयर वैल्यू मेजर हो उसी पे लिख देंगे उसको, जिसका फेयर वैल्यू मेजर हो उसी पे लिख देंगे। देखो, जिसका फेयर वैल्यू मेजर हो उसी पे लिख देंगे इन केसेस में, एसेट गिवन अप और एसेट टेकन अप, जिसका फेयर वैल्यू मेजर हो उसी पर लिख देंगे। अब आ जाना, एक छोटी सी चीज यहां लिख रखी है हमने, रिटायरमेंट एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ पीपी, मतलब ये बीच में लिख रखा है मैंने कि अगर मान लो कोई एसेट रिटायर होता है, बिजनेस एसेट हटाया जाता है, तो वो किस पे लिखा जाएगा, कैरिंग अमाउंट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और अगर मान लो कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या सिखाया था आपने, आपको मैंने WDV बेसिकली बुक वैल्यू जिसको बोलते हैं, और नेट बुक वैल्यू। ठीक है, तो अगर मान लो नेट बुक वैल्यू क्या है, ये ज़्यादा है और एनआरवी कम है, इसका मतलब जो अगर एनआरवी लेसर तो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर डी रिकॉग्नाइज कर रहा है एसेट को, बुक से हटा रहा है बेसिकली, तो उस पर जो प्रॉफिट लॉस होगा वो पीएल में ट्रांसफर कर पाएंगे। ये नॉर्मल सा चीज़ें एकदम ईजी है, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करते हैं। चलो आ जाओ, हमने सबसे पहले पढ़ा कि रिकॉग्निशन ऑफ पीपी कैसे होगा। रिकॉग्निशन ऑफ पीपी में दो पार्ट पढ़े हमने, ए नंबर पढ़ा इनिशियल रिकॉग्निशन, बी नंबर पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन में मैंने 4 केसेस कराए आपको कि एसेट अगर कैश देके खरीदेंगे तो क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा, और एसेट के कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, वो एक टेबल बनाया मैंने। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट रहेगा, अगर मान लो सेल्फ हमने खुद बनाया एसेट, सेल्फ कमीशनड एसेट है तो उसके कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। फिर हायर परचेज वाला एसेट है तो क्या क्या इंक्लूड होगा, और अगर एक्सचेंज में खरीद रखे हैं तो क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, अब आओ बी नंबर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में क्या होगा, अब एसेट खरीद लिया, हमारे पास एसेट आ गया बुक्स में, एसेट चल रहा है, यूज हो रहा है, डेप्रेशन हो रहा है, यूज हो रहा है, डेप्रेशन हो रहा है, ये सब चल रहा है। बाद में कोई खर्चा किया तो उसका क्या होगा, देखो जरा, सब्सिक्वेंट कॉस्ट सच एज कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग का कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ पीपी, इंस्पेक्शन ऑफ पीपी का इंस्पेक्शन हो रहा है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे देखना जरा, मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज पढ़ते हैं, इंस्पेक्शन मेजर इंस्पेक्शन होगा तो कॉस्ट रिकॉग्नाइज होगा कॉस्ट ऑफ एसेट में। अब मेजर इंस्पेक्शन क्या होता है, देखो आप बोलेंगे भैया इंस्पेक्शन का मतलब तो आया देखने वाला मिस्त्री और देख करके एसेट को देख करके चला, बोला सब ठीक है, वो 500 रुपये लेके चला गया, तो इसमें क्या मेजर इंस्पेक्शन, इससे कॉस्ट में क्यों ऐड करेंगे, इससे क्या जनरेट थोड़ी हुआ कैश फ्लो। देखिए, ये उन एसेट्स के लिए है जिन एसेट्स का इंस्पेक्शन बहुत जरूरी होता है। जैसे समझाता हूँ आपको, हवाई जहाज समझते हैं, एयरप्लेन, ठीक है, जो आकाश में उड़ता है, ठीक है, पानी का जहाज समझते हैं, शिप,
जो पानी पे चलता है, पानी में चलता है नहीं, पानी में और पानी पे दोनों पे चलता है, पनडुब्बी जहाज भी है, ठीक है, सबमरीन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब समझो ना, उनका इंस्पेक्शन रेगुलर होता है, मतलब हर हवाई जहाज का रेगुलर इंटरवल पे इंस्पेक्शन होता है। अगर इंस्पेक्शन नहीं, पूरा पूरा का पूरा हवाई जहाज को चेक किया जाता है ठीक से, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है भाई। एक बार तो हवा में उड़ गया भाई तू, उड़ने के बाद ऊपर में अगर इंस्पेक्शन नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी पता चल गई। अब हमारे गांव का वो थोड़ी है, क्या बोलते हैं, जीप। हमारे गांव में ना आप कहीं जाएंगे तो जीप मिलता है, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसी भी गांव में जाएंगे तो जीप रहेगा। जीप वाला आदमी बेचारा मुंह में पान लेकर के ना, वो जीप में सबको बैठा लेता है और अपने बैठता है जीप के बाहर, समझ रहे हैं? बकरी वकरी सब उसी में सब ठूस देता है। अब उसको इंस्पेक्शन नहीं किया, वो 3 बार ऐसे खींचता है, चालू हुआ नहीं हुआ, फिर पानी डालता है बोनट खोल करके, नहीं चालू, फिर से बोलता है 2-3 आदमी को बोलता है उतर के धक्का लगाओ, धक्का लगाता है, फिर जीप चालू हुआ। और जब वो जीप चलाता है तो ऐसा प्राण ऐसे ना हाथ में रहता है, बोलते हैं अब तो घुमाता है तो लगता है कि अब गिरा नीचे, फिर घुमाता बोला इधर गिरा। उसी बस थूकने के लिए जगह भी चाहिए, ठीक है, लोगों को साइड में हटा के थूकते भी रहता है, और थूकने के टाइम में कहीं ध्यान इधर उधर चला गया तो समझ रहे हैं, कूद जाएगा लेकर के। तो इसका इंस्पेक्शन जरूरी नहीं है, उसे चालू हुआ नहीं हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई हवाई जहाज तो जरूरी है ना इंस्पेक्शन, तो उसका इंस्पेक्शन पे बहुत पैसा लगता है। तो अगर इंस्पेक्शन हुआ, और वो इंस्पेक्शन करने वाला छोटा मोटा कोई आदमी होता नहीं है, वो प्रॉपर एरोनॉटिकल इंजीनियर होगा, प्रॉपर। तो भाई वो इंस्पेक्शन जो होगा ना, वो इंस्पेक्शन का कॉस्ट ऑफ पीपीई में ऐड होगा। अब आप समझ रहे हैं कितना ज़रूरी है ये चीज़। पानी की जहाज, पानी में चलने वाली जहाज, सभी तरह की जहाज है, ठीक है। और अगर रेगुलर इंस्पेक्शन होगा ऐसे नॉर्मल सा, तो वो कहाँ होगा, पीएल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। मेजर इंस्पेक्शन उधर जाएगा, कहाँ पर, कॉस्ट में ऐड होगा। मेजर इंस्पेक्शन हुआ तो कॉस्ट में क्या होगा, कॉस्ट में ऐड होगा। रेगुलर होगा तो पीएल में ट्रांसफर होगा। समझ आ रहा है? ओके। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, एसेट को रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, हमारा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन रिप्लेस हुआ है, ठीक है, तो उसने में से पैसे नहीं लोगे, वारंटी पीरियड में था, मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा कुछ। कैपिटलाइज्ड एंड एडेड टू कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एक्सेप्ट रिप्लेसमेंट ऑफ स्मॉल पार्ट्स। अगर एक स्क्रू चेंज किया, ठीक है, वॉशर चेंज किया, तो इसका कोई रिप्लेसमेंट मतलब नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू उतनी की उतनी रहेगी। अगर मान लो वॉशर चेंज करने से नलका जो है 1 लीटर के बजाय 28 लीटर पानी एक बार में गिराने लगे, तो बोलेंगे भैया ये तो प्रोडक्शन बढ़ गया इसका, तब वो कॉस्ट में ऐड होगा। समझ रहे हैं ना, ऐसा। तो रिप्लेसमेंट हुआ तो वो रिप्लेसमेंट वाला जो आपका कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगा, एडेड टू कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एक्सेप्ट रिप्लेसमेंट ऑफ स्मॉल पार्ट्स। अगर स्मॉल पार्ट्स का रिप्लेसमेंट हुआ तो नहीं होगा, मेजर पार्ट्स का रिप्लेसमेंट आएगा, बेसिकली मेजर पार्ट्स का कॉस्ट में ऐड होगा। समझ आ रहा बात? मैं थोड़ा इसमें धीरे जा रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि आप समझा दो अच्छे से। डे टू डे सर्विसिंग, आया सर्विस करके चला गया, ये कहाँ जाता है, पीएल में ट्रांसफर होता है, एकदम सिंपल सी बात है। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन जो होगा, उसमें मैंने पहले आपको 3 चीज़ बताया कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में खर्चा क्या क्या हो सकता है, ये 3 चीज़ें बताई आपको मैंने। उसके बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में देखो, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इज डन एट कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, ये कंपनी पे है कि कंपनी कौन सा मॉडल फॉलो करेगी। इट इज अप टू द एंटिटी। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन जो होता है वो कॉस्ट मॉडल पे होगा कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे होगा, मतलब एसेट यूज हो रहा है, अब उसका वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना हमें फिर से, तो वो कॉस्ट मॉडल पर रिकॉग्नाइज होगा या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल पर रिकॉग्नाइज होगा। कॉस्ट मॉडल मतलब जो आपने पहले पढ़ा है, रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब अभी पढ़ेंगे आप। तो उसको किस मॉडल पर रिकॉग्नाइज करेंगे वो कंपनी डिसाइड करेगी, ये कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक है। हम लोग यहां पर किसकी बात करेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल की बात करेंगे। आइए जरा देखो, इफ एनी एसेट इज रीवैल्यूड देन एंटायर क्लास ऑफ एसेट इज रीवैल्यूड। जैसे मान लो फर्नीचर है, एक सेम क्लास में जितना एसेट होगा ना, कोई एक एसेट अगर आप रीवैल्यू करेंगे तो सारा क्लास ऑफ एसेट क्या होगा, रीवैल्यू होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन, बोले कि रिवैल्यूएशन कितनी बार करेंगे, कब कब करेंगे रिवैल्यूएशन। अगर मान लो एसेट का नेचर वोलेटाइल है, मतलब वो जो एसेट उसकी वैल्यू क्या होती है, रेगुलर चेंज होती है, वैल्यू रेगुलर चेंज होती है, उसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू वो रेगुलर चेंज होती है। तो
एनुअल रिवैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा, पक्का एकदम। एनुअल रिवैल्यूएशन तो आपको करना ही पड़ेगा। पीपीई नॉन वोलेटाइल नेचर का तो तीन साल या 5 साल में एक बार आप रिवैल्यूएशन चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन क्या होगा, यहां थोड़ा समझने की चीज है। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन बोला, इसमें 2 टेक्निक है, टेक्निक 1 टेक्निक 2, जिसको हम बोल रहे हैं मेथड 1 एंड मेथड 2। ये आईसीआई ने मेथड 1 मेथड 2 दिया। ये मेथड आप पहले से सीख चुके हैं, ये मेथड एक नया मेथड है, आप इसको भी सीख लें। मेथड 1 का मतलब बोल रहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पहले एलिमिनेट करना है, देन एसेट को रीवैल्यू करना है। मेथड 2 में बोल रहा है कि इंक्रीज करना है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विद द अपवर्ड रिवैल्यूएशन चेंज ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो इसमें मैंने फॉर्मूला वगैरह कुछ बना के लिख रखा है, मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, उसको आपको बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितना दे रहा है, 1500 रुपया। ये एकदम इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन, ये एग्जांपल है। ग्रॉस बुक वैल्यू मतलब क्या है, बिफोर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू कितना, 1000 रुपया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 400 रुपया। ये आपको दिख रहा है। अब देखो जरा, ग्रॉस बुक वैल्यू 1000 रुपया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400 रुपया, कैरिंग अमाउंट या फिर नेट बुक वैल्यू हमारा कितना हो गया, 600 रुपया। दिख रहा है आपको, 600 रुपया नेट बुक वैल्यू है, और अभी उसका फेयर वैल्यू कितना चल रहा है, 1500 रुपया। इसका मतलब रिवैल्यूएशन करेंगे तो हमको रिवैल्यूएशन में क्या होगा, गेन। कितने का गेन हुआ है सर, 900 रुपये का गेन हुआ है। 1500 रुपया फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू चल रहा है, फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू, और 600 रुपये क्या हमारा कॉस्ट है, अभी WDV है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन कितने का हो गया, 900 का हो गया। अब इस रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट मेथड 1 और मेथड 2 के हिसाब से कैसे होगा वो देखना हमें यहाँ पर। नाउ इस रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट मेथड 1 से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है उसको डेबिट करके क्या करेंगे, हटा देंगे, एंड टू एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये कर लिया हमने। उसके बाद एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, हम एसेट की वैल्यू को बढ़ा देंगे, क्योंकि 1500 रुपये मार्केट वैल्यू है और 600 से 1500 हमको वैल्यू क्या करना है, 600 रुपये से 1500 रुपये ले जाना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन वैल्यू हो रहा है, इंक्रीज इन वैल्यू है। तो इंक्रीज इन वैल्यू है मतलब एसेट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा, 900 से। तो क्या क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होगा, ठीक है। चलो यहां समझ आ गया, इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था। नाउ मेथड 2, मेथड 2 में क्या करना है, यहां देखो थोड़ा कहानी है। सबसे पहले क्या करो, आप रिवैल्यूएशन पे कितना गेन या लॉस हुआ कंप्यूट कर लो, फिर उसको नेट बुक वैल्यू से ऑफ एसेट से डिवाइड कर दो, डिवाइड करके एक परसेंटेज निकालो। आप चेक करोगे कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट घटा है। मतलब जो हमारा नेट बुक वैल्यू है 600 रुपया, उससे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है एसेट, ये निकाल लो। एकदम सिंपल सा चीज़ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो आपको दिखेगा यहाँ पर, देखो मैंने निकाला है 150% इंक्रीज हुआ है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, 150% इंक्रीज हुआ, ये दिख रहा है, 150% इंक्रीज हुआ है। अब 150% इंक्रीज होने के बाद आपको क्या करना है, आपको ग्रॉस बुक वैल्यू और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी 150% से इंक्रीज कर देना है। आपको ग्रॉस बुक वैल्यू और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी 150% से इंक्रीज कर देना। मैं इसको मिटा देता हूं, मिटा करके फिर आपको बताता हूं कि ये कैसे किया हुआ है। देखो बिफोर रिवैल्यूएशन हमने पहले ऐसे लिख लिया। अब मेरे को ग्रॉस बुक वैल्यू ये है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये है और नेट बुक वैल्यू ये है। बिफोर रिवैल्यूएशन ये डेटा है। आफ्टर रिवैल्यूएशन क्या होगा, ग्रॉस बुक वैल्यू और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी हमें इंक्रीज कर देना है, कितने परसेंट से, जितने परसेंट से हमारा नेट में इंक्रीज आया है पीछे। अब देखो आपको दिखेगा 900 रुपया, ये इसका मतलब 150% से ये बढ़ा, तो हमने इसको भी 150% से बढ़ाया और इसको भी 150% से बढ़ाया। इसी को बोलते हैं प्रो रेटा बेसिस में। नेट गेन को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है। देखो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ नेट गेन टू बुक वैल्यू ऑफ एसेट। वो कैसे निकालेंगे, नेट गेन ऑफ रिवैल्यूएशन निकाल लेंगे, डिवाइड बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन निकाल लेंगे, वहां से परसेंटेज निकल गया। नाउ ग्रॉस बुक वैल्यू इनटू परसेंटेज करके इंक्रीज कर दो, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू परसेंटेज करके इंक्रीज कर दो। बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना है। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है और कुछ नहीं किया बेटा। खैर
ये दो मेथड हो गए रिवैल्यूएशन के आपके। नाउ अब रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ पढ़ना आपको। मान लो आपने रिवैल्यूएशन फर्स्ट टाइम किया है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी, पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और अगर मान लो फर्स्ट टाइम आपने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पीपीई अकाउंट। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, एसेट का वैल्यू घटा, हमने घटा दिया। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, एसेट का वैल्यू घटा, हमने घटा दिया टू पीपीई। अब अगर मान लो अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है फर्स्ट टाइम, लेकिन आप सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में अगर मान लो आप डाउन अपवर्ड कर रहे हैं, मतलब पहली बार आपने अपवर्ड किया, अब उसके बाद आप सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हो, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में भी अपवर्ड कर रहे हैं, मतलब अपवर्ड टू अपवर्ड आ रहा है, तो उस केस में कुछ नहीं होगा। पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, सिंपल सी एंट्री पास हो जाएगी। लेकिन 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 अगर मान लो पहली बार आपने अपवर्ड किया है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड कर रहे हैं दूसरे साल, तो उस केस में थोड़ी एंट्री चेंज होगी। और वो चेंज होगी क्या एंट्री, मैं आपको दिखा देता हूं, आ जाओ। पहले तो डाउनवर्ड कर रहे हैं हम, उसके लिए पीपीई क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जितने से पीपीई क्रेडिट हो रहा है उतना लिखेंगे पहले, जितने से नीचे में रिवैल्यूएशन हो रहा है उसका, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन जितना हो रहा है उतना लिखेंगे पहले। उसके बाद डेबिट में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखेंगे। और ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा कहां तक होगा, टू द एक्सटेंट अर्लियर रिवैल्यूएशन, मतलब पिछली बार जितना बढ़ाया था ना, बढ़ा के रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला था, अब घटा रहे हैं, तो जितनी बार जितना पहले घटाया था, सॉरी बढ़ाया था, उतना ही यहां से पहले घटाएंगे। जैसे मान लो पहली बार ना हमने 1000 रुपये बढ़ाया था, ऐसा 1000, ठीक है। अब हम 1500 रुपये घटा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम यहाँ डेटा कैसे लिखेंगे, हम यहाँ डेटा लिखेंगे 1500 से घट रहा है तो 1500 लिख दिया। अब पिछली बार कितने से बढ़ाया था, 1000 से, तो जितना रुपया पिछली बार बढ़ाया था वो कहाँ से ले, क्योंकि जब जितने से बढ़ाया था वो कहाँ लिखा होगा आपने, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, तो उतना रुपया रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल लो। बोलो भाई जो बढ़ाया हुआ था तो मेरे को नुकसान हो रहा है ना बेसिकली, तो मैं पहला नुकसान कहाँ से सेट ऑफ करूंगा, वहां से सेट ऑफ करूंगा जहां पहले फायदा किया था, तो वहां का फायदा हटा लिया पहले। अब जो बचा वो पीएल में डाल दिया, क्योंकि प्रॉफिट पर लोड नहीं डालने का, प्रॉफिट पर सबसे बाद में लोड डालो। सबसे पहले जितना फायदा किया था वहां फायदा से निकाल लो, बाकी जो बचेगा प्रॉफिट में लोड डाल दो, चलेगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो आपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया होगा, अपवर्ड के बाद में डाउनवर्ड किया, अपवर्ड के बाद में अपवर्ड किया, तो ठीक है, सब सिंपल जाएगा। लेकिन अपवर्ड के बाद अगर आपने डाउनवर्ड कर दिया है, तो डाउनवर्ड के टाइम पर जो एंट्री होगी वो एंट्री क्या होगी, जितने से डाउनवर्ड करेंगे उतने से पीपीई को क्रेडिट कर दो, पहले कर दिया क्रेडिट। उसके बाद में क्या होगा, जितने से क्रेडिट किया पीपीई को, जितने का नुकसान है आपका, वो नुकसान में से सबसे पहले भरपाई कहां से होगी, सर जो पहले बढ़ाया था उतना रुपया वहां से ले लेंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो पीएल से ले लेंगे, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद पहले डाउनवर्ड किया था, डाउनवर्ड से डाउनवर्ड करेंगे तो सिंपल है पीएल टू पीपीई। लेकिन अगर मान लो डाउनवर्ड से अपवर्ड कर रहे हैं तो फिर से चेंज होगा। अब देखो, जब आप अच्छे से खराब और खराब से अच्छा बनते हैं ना, तो यही सब होता है। डाउनवर्ड पहले किया था, अब कर रहे हैं अपवर्ड, तो पीपीई को बढ़ा लो, ठीक है। और पीएल में क्या डालेंगे, टू द एक्सटेंट अर्लियर डेबिटेड इन पीएल, मतलब पहले जितना पीएल में लॉस डाला था वो लॉस पहले वहां से रिकवरी मारो, ठीक है। अब जो बैलेंस बचेगा वो कहां डालेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। समझ आ गया, ओके। तो इस पे एक छोटा सा वो दे रखा है मैंने एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल को पढ़ लेंगे, और एग्जाम्पल की एंट्रीज वगैरह भी दे रखी है मैंने, ठीक है। आ जाना नाउ। अब आता है डेप्रिसिएशन। हमारा जो पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो खत्म हो गया। अब डेप्रिसिएशन की बारी आती है, और डेप्रिसिएशन को देखेंगे। डेप्रिसिएशन पहले एएस नंबर 6 में था, लेकिन उसको अब एएस नंबर 10 में डाल दिया गया, मर्ज कर दिया। 10 नंबर और 6 नंबर एएस को मर्ज करके एक बड़ा सा एएस बनाया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग एएस 10, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें का एक पार्ट है डेप्रिसिएशन, और जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है वो क्या है, कैसे है, देखिए जरा। एएस ने डेप्रिसिएशन के लिए कौन से मेथड जो है हमारा नोटिफाई किया है, बोला एसएलएम, डब्ल्यूडीवी और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये 3 मेथड उसने नोटिफाई किया। एएस में साफ सुथरी भाषा में लिखा हुआ, ये 3 मेथड जो है वो नोटिफाइड है। उसके बाद नोट 2, फिर से एक नई बात बोली गई है, कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन में कुछ नहीं पढ़ने का है, थोड़ा थोड़ा चेंजेज है बस। क्या है,
सबसे पहले डेप्रिसिएशन होता क्या वो बताया हुआ, तो ये सब बताने का जरूरत नहीं है आपको रिवीजन में। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा फॉलो होगा, एज पर यस 3 मेथड फॉलो होगा। दूसरा पॉइंट बोला है कि एक पॉइंट आ रहा है कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन। अब नाउ व्हाट इज दिस कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन? देखो जैसे एयरक्राफ्ट है, शिप है, ये सब बड़े बड़े एसेट्स है, ठीक है। इन एसेट्स का एक मान लो इंजन चेंज किया, प्रोपेलर चेंज किया, ठीक है, अंदर का कोई पार्ट चेंज किया, जिस पार्ट का मान लो एसेट, इस कोई एसेट का वैल्यू 1000 करोड़ है, ठीक है, और जो पार्ट चेंज किया उस पार्ट का वैल्यू 300 करोड़ है, तो बोला कि वो जो पार्ट है ना उस पार्ट पे आप अलग से डेप्रिसिएशन निकालो। ये हुआ कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है, नया चीज कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन। इफ कंपोनेंट ऑफ एसेट इज सिग्निफिकेंट to the value relating to the cost of asset, then depreciation should be charged separately। अगर मान लो कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो इतना सिग्निफिकेंट है कि कॉस्ट के जैसा लग रहा है देखने से, या कॉस्ट के हिसाब से सिग्निफिकेंट है, मतलब कॉस्ट अगर 1000 करोड़ का वो 300 करोड़ 30% हो रहा है कॉस्ट का, भाई सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो इस केस में क्या होगा, कंपोनेंट पर सेपरेटली डेप्रिसिएशन चार्ज करो आप। वो बोला कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ। नाउ क्या कंपोनेंट ग्रुप्ड किया जा सकता है क्या? मान लो सिमिलर नेचर के कंपोनेंट है बहुत सारे, तो बोला बहुत सारा कंपोनेंट। अब मान लो कोई एयरक्राफ्ट वाली कंपनी है, उसके पास तो कंपोनेंट ही कंपोनेंट होंगे, तो बोला कि क्या कंपोनेंट ग्रुप किया जा सकता है क्या, और ग्रुप करके एक साथ सब पर डेप्रिसिएशन लगाया जा सकता है क्या? क्योंकि हर बार अलग अलग कंपोनेंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना मुश्किल हो जाएगा। तो बोला हाँ, अगर सबका यूजफुल लाइफ सेम है और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है तो सब पे ग्रुप करके एक ही बार डेप्रिसिएशन निकाल दो, ठीक है। तो ये कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन की बात हो गई। तीसरा, चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, नया चीज है। बोला कि अगर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी को हमेशा यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट को रिव्यू करना पड़ता है हर साल बैलेंस शीट डेट पर वो रिव्यू करती है या रीअसेस करती है कि यूजफुल लाइफ एसेट का कितना होगा, इस साल कितना यूजफुल लाइफ। ऐसे मान लो शुरू में जब खरीदा तो 10 साल चलने वाला था, ठीक है, अब दिख रहा है धीरे धीरे कि ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, उसकी यूजफुल लाइफ कम हो रही है, तो भाई एसेस करेंगे हम कब, हर साल बैलेंस शीट डेट पर एसेस करेंगे यूजफुल लाइफ को। अब यूजफुल लाइफ को एसेस करके क्या करेंगे, देखो जरा, द रिवीजन इन यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो ये लाइन बेटा एकदम अच्छे से याद रखना, जो भी एसेट के यूजफुल लाइफ में रिवीजन होता है, पहले 10 साल था, 3 साल डेप्रिसिएशन करने के बाद बोल रहे हैं भैया 5 साल यूज होगा खाली बस, इसका मतलब है कि रिवीजन इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट हो गया। 3 साल के बाद तो 7 साल बचना चाहिए, आप बोल रहे 5 साल और यूज हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये कौन करता है, ये मैनेजमेंट करता है, चेक करता है एसेट का जो कैपेसिटी है वो चेक करता है, चेक करने के बाद में इसको क्या करता है, वो चेंज करता है। दिस इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एस्टिमेट मतलब अनुमान जो लगा रहे हैं उसमें चेंज हो रहा है। नाउ द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी रिटन ऑफ ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो अगर यूजफुल लाइफ में चेंज होगा तो कैसे होगा, सबसे पहले एसेट खरीदा आपने, डेप्रिसिएशन कर रहा है, हर बैलेंस शीट डेट में आप चेक करो कि यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट को रिवाइज करना है कि नहीं रिवाइज करना है। अगर रिवाइज करना है तो रिवाइज करो, रिवीजन को क्या बोलेंगे हम, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और जो बचा हुआ WDV है वो रिमेनिंग पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ में क्या होगा, राइट ऑफ होगा डेप्रिसिएशन के तौर पर। इस पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, देखो जरा एग्जांपल क्या है। हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है 6 लाख रुपया, स्क्रैप वैल्यू है निल, यूजफुल लाइफ है 10 साल, एट द एंड ऑफ ईयर 3 यूजफुल लाइफ रीअसेस्ड एट 5 ईयर्स। बोल रहा है ईयर 3 के एंड में, ये शायद आपको दिख नहीं रहा क्या, ईयर 3 के एंड में यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट को ना 3 साल रीअसेस किया। सॉरी एक सेकंड, बोला कि ओरिजिनल कॉस्ट है 6 लाख रुपया, स्क्रैप वैल्यू नील है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, एट द एंड ऑफ ईयर 3, बोला ईयर 3 साल डेप्रिसिएशन करने के बाद में वो यूजफुल लाइफ को रीअसेस किया तो कितना निकला, 5 साल निकला, 5 साल निकला, भाई 5 साल और चलेगा। तो अब बोल रहे हैं अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा बता दो। देखो सबसे पहले 6 लाख डिवाइड बाई 10, डेप्रिसिएशन एनुअली कितना होगा बेटा, 60,000 रुपया। अब वो जो 60,000 रुपया वो कहाँ दिखेगा, देखो ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, मशीनरी का 60,000 से 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 80,000, 180, और 180 को माइनस करेंगे 6 लाख से कितना आएगा, 4,20,000। तो आफ्टर 3 ईयर्स WDV कितना आएगा, 4,20,000। अब 3 साल के बाद में मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर 3, एट द एंड ऑफ द ईयर 3 यूजफुल लाइफ रीअसेस्ड एट 5 ईयर्स।
3 साल डेप्रिसिएशन करने के बाद उसको लगे 5 साल का लाइफ होगा और बचा हुआ है, बस 10 साल का लाइफ नहीं बचा हुआ, 5 साल का और बचा हुआ है। तो अब क्या होगा, उसका जो WDV है 4,20,000 रुपया ईयर 4 के शुरुआत में, अब वो 5 साल में क्या होगा, डेप्रिसिएट होगा। तो 4,20,000 डिवाइड बाई 5, 84,000 पर एनम से डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स कितना होगा, 84,000 पर एनम होगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल कराया। देखो फिर से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड सैल्वेज वैल्यू। बोल रहा है कि अब जो है ना, सैल्वेज वैल्यू और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दोनों चेंज हो रहा है। देखो एग्जांपल के तौर पे, ओरिजिनल कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू कितना, 40,000 रुपया, यूजफुल लाइफ कितना, 10,000 रुपया, 10 साल का। एट द एंड ऑफ ईयर 3 यूजफुल लाइफ रीअसेस्ड एट 5 ईयर्स, मतलब फिर से ईयर 3 के एंड में क्या किया, यूजफुल लाइफ को वो रीअसेस किया, और रीअसेस करने के बाद कितना यूजफुल लाइफ पता चला, बोला 5 साल का। एंड सैल्वेज वैल्यू रिड्यूस हो गया 30,000 तक। पहले सैल्वेज वैल्यू कितना था, 40, अब सैल्वेज वैल्यू कितना है, 30। तो 3 साल के बाद में क्या ट्रीटमेंट होगा वो बताना आपको। देखो जरा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन एनुअली कितना चार्ज होगा, 56,000 रुपया पर मंथ पर एनम। 60 माइनस 40 कितना हो रहा है, 5,60,000 रुपया डिवाइड बाई 10, 56,000 पर एनम। ये कब तक चलेगा, 3 साल तक चलेगा। रिटर्न ऑन वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, देखो ओपनिंग बैलेंस 6 लाख रुपया माइनस डेप्रिसिएशन 1,68,000 रुपया 3 साल का, तो 4,32,000 रुपया क्या हो गया, हमारा WDV हो गया। नाउ फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में WDV कितना है, 4,32,000 रुपया। अब फोर्थ ईयर ऑनवर्ड से डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, देखो जरा, हमारा पहले 40,000 रुपया क्या था, सैल्वेज वैल्यू था, तो अब सैल्वेज वैल्यू कितना है, 30,000 रुपया। तो सिर्फ हम यहाँ से 30,000 माइनस करेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। एक ये चेंज बस जो हुआ है वो माइनस करेंगे। और आप बस ये नहीं सोचना कि इसमें इंपैक्ट कैसे पड़ा नहीं पड़ा, एकदम क्लियर कट चीज़ है। सिर्फ 30,000 माइनस करो और फिर जितना यूजफुल लाइफ बचा हुआ 5 साल उससे डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं करना। ये यूजफुल लाइफ चेंज हो गया और ये रिवाइज्ड सैल्वेज वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है, तो अब से क्या होगा, 80,400 पर एनम से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। उसके बाद नोट नंबर 5, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये भी एक चीज़ है, जब AS10 रिवाइज नहीं हुआ था तो ये डिफरेंट तरह से बिहेव करता था, ये वाला नोटिंग। अब ये डिफरेंट तरह से बिहेव करता है, ये वाला नोटिंग। ठीक है, कैसे करता है आपको बताता हूँ, देखो जरा। हर एंटिटी हर साल ईच बैलेंस शीट डेट पर रिव्यू करेगी। क्या रिव्यू करेगी, रेसिडुअल वैल्यू, लाइफ ऑफ एसेट, कंजम्पशन पैटर्न यानी मेथड या रेट, और रिवैल्यू या कॉस्ट, जो भी करते हैं वो करेगी। देखो जरा, बोल रहा हूं कि हर बैलेंस शीट डेट पर कंपनी क्या क्या चीज को रिव्यू या रीअसेस करती है। रेसिडुअल वैल्यू और लाइफ ऑफ एसेट, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है थोड़ी देर पहले। कंजम्पशन पैटर्न वो भी वो रीवैल्यू करती है और रीअसेस करती है, रिव्यू करती है, और कॉस्ट को भी रीअसेस करती है कि कॉस्ट कितना है रिवैल्यूएशन के लिए। तो ये सभी चीज़ पढ़ा दी गई है। ठीक है, एंड चेंजेज इट्स मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इतना रीअसेस करने के बाद वो अपने डेप्रिसिएशन का मेथड को चेंज करता है, और चेंज करेगा जब डेप्रिसिएशन के मेथड को जो ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए, इसलिए वो चेंज करेगा। अब जो डेप्रिसिएशन का मेथड को वो चेंज करेगा शुड रिफ्लेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द एसेट। चेंज करने की शर्त क्या है कि आप जो चेंज कर रहे हैं भाई ना, उससे कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द एसेट को एसेट दिखना चाहिए। मतलब एसेट कंज्यूम थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अगर एसेट ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो ज्यादा डेप्रिसिएशन, कम कंजम्पशन हो रहा है तो कम डेप्रिसिएशन। मेथड जो चेंज होगा शुड हैव इंपैक्ट ऑन करंट ईयर एंड प्रोस्पेक्टिव ईयर। बोल रहा जो मेथड चेंज होगा, चेंज होने के बाद जो डेप्रिसिएशन में डिफरेंस आएगा उसका इंपैक्ट करंट ईयर में क्या है दिखाओ, और प्रोस्पेक्टिव ईयर में क्या है वो दिखाओ। तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन चेंज होने के बाद जो इंपैक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर दिखेगा। मतलब करंट ईयर और उसके बाद, पहले क्या था वो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे दिखता था।
रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस का मतलब हो गया पीछे से जितना चेंज हुआ उतना का इंपैक्ट अभी दिखाओ तुम, ठीक है। तो डेप्रेशन का मेथड जो चेंज होगा वो कुछ इस तरह चेंज होगा, आ जाए। तो ये वाला पॉइंट याद रखने का है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इंपॉर्टेंट है ये। कमेंसमेंट वर्सेस सेसेशन, कब डेप्रेशन चालू करेंगे कब डेप्रेशन खत्म करेंगे। बोल रहा है कि डेप्रेशन चालू होगा जब एसेट रेडी फॉर यूज होता है, और डेप्रेशन खत्म कब होगा जब एसेट रिटायर्ड या सेल हो जाता है तब। डिस्क्लोजर क्या क्या, ये एक बार आप एएस वाले मॉड्यूल में देख लेंगे, बहुत सारा डिस्क्लोजर है। तो बेटा आपको मैंने तकरीबन 1 घंटा 10 सेकंड के अंदर में पूरा का पूरा एएस 10 रिवाइज कर दिया। एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके रिवीजन हो गए, आप अच्छे से पढ़ाई करना, और कोई भी इशू आएगी हमें बताना, और वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक और एएस रिवीजन के साथ में। बाय।